चलिए देखिए, हमारा अगला टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसमें क्या है, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपीय की गवर्नमेंट थी वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। अब रूढ़िवादी ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार, इसको बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग जो हैं वो क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में वही चीज़ सक्षम थी, पहले वाली। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करते थे। ठीक, इन 1815 यानी 1815 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन यानी कांग्रेस की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियनियाई युद्धों के दौरान हुए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बोवंशों के सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था, मतलब जिनको नेपोलियन ने किया था उनको खो दिया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न हो सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड स्थापित किया गया, बेल्जियम उसमें शामिल था। दक्षिण में पीडमांट में जेनेवा जोड़ दिया गया। फ्रांसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किए थे उसे बरकरार रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। फ्रांसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया। इन सब का उद्देश्य राजतंत्र की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। अब यहाँ देखिए, 1815 में जो रूढ़िवादी संस्था निरंकुश हो गई थी, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबार, किताबों, नाटकों, गीता में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था। गीतों कहिए, क्योंकि गीता तो वहाँ चलती नहीं थी ना, है ना, तो सॉन्ग है ना। गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। नए रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों यानी नेशनलिस्ट द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की आज़ादी। थैंक यू।